ओबीसी आरक्षण को मंजूरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिसंबर माह में 15 तारीख के आसपास चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। 1 साल से प्रशासकों के हवाले है नगर निकाय, और इस हफ्ते जो है वो ओबीसी आरक्षण को के संबंधित जो अध्यादेश है उसे मंजूरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद एक बार फिर जग गई है कि दिसंबर महीने में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो तैयारियां कर रहा है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले 1 साल से प्रशासकों के हवाले है निकाय, और अब ये माना जा रहा है कि दिसंबर 15 तारीख के आसपास जो है वो अधिसूचना जारी हो सकती है और दिसंबर माह में चुनाव कराए जा सकते हैं। तो पिछले साल दिसंबर माह में निकायों का कार्यकाल खत्म हुआ था, जिसके बाद से जो प्रशासक है उनकी नियुक्ति कर दी गई थी, और पिछले 1 साल से प्रशासकों के हवाले ही निकाय हैं और निकायों की जिम्मेदारी प्रशासक संभाल रहे हैं। लगातार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, जानकारी चाहेंगे, नगर निकाय चुनाव अब होंगे तब होंगे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, अब क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ रही, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार लंबे समय से प्रदेश में निकाय चुनाव वो नहीं हो पाए हैं और करीब 1 साल का वक्त हो चुका है और 1 साल तक जो है लंबे समय से प्रशासक निकाय चुनाव में तैनात है और निकायों में प्रशासक बिठाए गए हैं। लेकिन अब निकाय चुनाव प्रदेश में लगातार ये कवायद चल रही है कि अब होंगे, लेकिन लगातार प्रशासकों का जो है कार्यकाल वो बढ़ाया गया। तो ऐसे में इस बार भी निकाय चुनाव को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि दिसंबर में जो है चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में अब इसके लिए राज्य चुनाव आयोग और शहरी विकास की तरफ से जो है तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और लगातार जो है अब तैयारियां की जा रही है। जहां तक ओबीसी आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल की अनुमति उसको मिल जाएगी, इसी हफ्ते बताया जा रहा है कि उसकी अनुमति राज्यपाल से मिल जाएगी, और उसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनुमोदन होगा। जिलाधिकारी उसकी जो है नियमावली का जो आरक्षण लागू होना है उसका कार्य करेंगे, और इसी के साथ साथ ही फिर उसके बाद आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तो इसमें करीब 10 से 12 दिन का समय जो है वो लगेगा। ऐसे में तो माना ही जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास जो है वो निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और निकाय चुनाव के लेकर जो है निकाय चुनाव वो प्रदेश में हो सकते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर ही जो है लगातार अब ये माना जा रहा है कि 25 दिसंबर या उसके लास्ट सप्ताह में दिसंबर के निकाय चुनाव जो है वो कराए जा सकते हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है की जा रही है। तो ऐसे में लेकिन अभी इसके लिए भी देखना होगा कि दिसंबर में चुनाव होते या नहीं होते। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही है और अब तैयारियां तेज जो है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से और शहरी विकास की तरफ विभाग की तरफ से की गई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिसंबर में निकाय चुनाव जो है प्रदेश में हो सकते हैं। तो वहीं पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। पंचायत चुनाव के हालांकि अब ये अगर निकाय चुनाव होते हैं तो अब ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव निकाय चुनाव जो है वो एक साथ नहीं होंगे। हालांकि ये माना जाता है कि निकाय चुनाव पंचायत चुनाव सरकार एक साथ करा सकती है, तो ऐसे में उसको वो अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अब माना जा रहा है कि दिसंबर में जो है निकाय चुनाव वो हो सकता है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियां जो है तेज कर दी हैं और राजनीतिक दल भी लगातार जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लगातार जो है तैयारियों में राजनीतिक दल भी जुटे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो। तो इस तरीके से लगातार जो है तैयारियों में दोनों ही दल जुटे हुए हैं और अपनी तैयारियां कर दी। बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ ही जो है तमाम बैठकें भी की जा रही है। कांग्रेस ने भी अपने जिला प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही है और प्रदेश में जब भी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उसके बाद से जो है राजनीतिक दलों में और भी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर बात करें इन चुनावों को लेकर, तैयारियां तो पहले से जारी थी, लेकिन अब कितने % चांसेस नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले भी ये कहा गया था अक्टूबर नवंबर के वक्त में यहाँ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन वो संभावना नजर नहीं आई। अब कहा जा रहा है दिसंबर माह में, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में ही कार्यकाल खत्म हुआ था, और इस बार अगर दिसंबर में चुनाव नहीं होते हैं तो फिर क्या लग रहा है, निकाय क्या प्रशासकों के ही भरोसे रहेंगे? जी दिव्या, देखिए जिस तरीके से ये हाई कोर्ट के द्वारा भी लगातार सरकार से इसके लिए जवाब तलब किया गया और ऐसे में सरकार की तरफ से कभी कहा गया कि जून तक जो है चुनाव करा लिए जाएंगे, कभी अक्टूबर तक, लेकिन लगातार जो है इसकी
तारीखें जो है वो पीछे हो रही हैं और प्रशासक जो है निकायों में वो बैठे हैं। तो ऐसे में अब दिसंबर तक जरूर माना जा रहा है कि दिसंबर तक जो है चुनाव वो करा लिए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी है। प्रवर समिति ने पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और जो 2018 के ओबीसी आरक्षण के तहत जो है चुनाव होना है, तो इसको लेकर ज़्यादा अब इसमें प्रक्रिया बची नहीं है। अगर अभी प्रक्रिया शुरू जिस तरीके से हुई है और अभी जो ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर है, किस तरीके से लागू होगा, किसके से निकायों में कितना आरक्षण लागू होगा, तो उसको लेकर जो कार्य होता है इसमें ज़्यादा दिनों का वक्त भी नहीं लगेगा। करीब 10 से 12 दिनों का वक्त इस प्रक्रिया में लगता है। तो ऐसे में अगर वो जल्द से जल्द कर ली जाती हैं तो हो सकता है कि दिसंबर में चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन अगर दिसंबर में भी चुनाव नहीं होते हैं तो फिर जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और एक बार फिर जो है प्रशासक 3 माह के लिए, जिस तरीके से पहले उन्हें 6 माह तक प्रशासक बिठाए गए, फिर 3 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 3 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ऐसे में फिर अब कितने महीने का कार्यकाल उनका बढ़ाया जाता है, नहीं तो ये तमाम चीज़ देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ साथ ही फिर उसके बाद हो सकता है कि अगर दिसंबर में चुनाव नहीं होते तो सरकार जो है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तरफ भी जो है वो कदम बढ़ा सकती है और फिर उसके बाद जो है हो सकता है कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराने को लेकर भी सरकार विचार कर रही हो। लेकिन अभी तक की जो बातें हैं, अभी तक जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है उसमें माना जा रहा है कि दिसंबर तक जो है निकाय चुनाव प्रदेश में जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो साथ में कराने की बात है, लेकिन अभी इसकी स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे भी जो है कयास कम ही लग रहे हैं कि साथ में हो सकते हैं, लेकिन इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो 2 स्टेट के इलेक्शन है वही नहीं साथ में कराए पा रहे हैं, तो फिर आखिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? तो ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से देखी जा रही है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चुनाव है और निकाय चुनाव की अगर बात की जाए या पंचायत चुनाव की बात की जाए, तमाम इस तरीके के चुनाव की बात की जाए, तो ऐसे में जितने भी चुनाव हैं अब चाहे उपचुनाव की बात हो या फिर वैसे आम चुनाव की बात हो, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की बात जरूर केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन जो लाया जाएगा, सभी चुनाव एक साथ वो कराए जाएंगे। लेकिन ऐसे में अभी जिस तरीके से, क्योंकि प्रदेश में ही निकाय चुनाव अलग से हो रहे हैं, पंचायत चुनाव फिर अलग से हो रहे हैं, और अगर पंचायत चुनाव की ही अगर बात की जाए तो 12 जिलों में एक साथ चुनाव होते हैं, फिर हरिद्वार जिले में अलग से चुनाव होते हैं। तो इस तरीके की तमाम प्रक्रियाएं हैं और ऐसे में, लेकिन इसमें जब इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन फिर किस बात का है, किस तरीके से उसमें कार्य होगा, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। हालांकि वो एक वन नेशन का जो अलग विषय है, लेकिन इसी के साथ ही लेकिन प्रदेश में अगर पंचायत चुनाव निकाय चुनाव की बात की जाए तो पंचायतों की जो प्रधान संगठन है वे भी लगातार इस बात को कह चुके हैं कि पंचायतों के चुनाव पूरे प्रदेश में एक साथ किए जाने चाहिए, क्योंकि एक जिले में अलग से चुनाव होते हैं, फिर अन्य जिलों में अलग से, और निकाय चुनाव, इसको लेकर भाजपा संगठन भी लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराया जा सके, ताकि जो है इसमें समय भी बच सके, क्योंकि ज्यादातर समय जो है वो आचार संहिता में ही गुजर जाता है, फिर विकास के कार्य इतने नहीं हो पाते। हालांकि इसको लेकर सरकार आगे का क्या रुख रहता है, क्योंकि पहले से ही निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा विलंब जो है वो हो चुका है, तो ऐसे में अब इसमें विलंब होता है या फिर पंचायत चुनाव निकाय चुनाव एक साथ होते हैं या नहीं, है तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 दिसंबर की तारीख तय की है। उसमें जो शासनादेश है अप्रैल 2024 का, जिसके द्वारा छात्र संघ चुनाव की अंतिम तिथि कराने की तय की गई है, उसको चुनौती दी गई थी और उसमें आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि सरकार अगर चाहे तो वो अपने जीओ पर पुनर्विचार कर सकती है। और याचिकाकर्ता ने जो बिंदु उठाए हैं कि यूजीसी के जो मानक हैं और लिंगदोह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके अनुरूप सरकार का शासनादेश नहीं है, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में 25 अक्टूबर तक हुई है, तो एकेडमिक सेशन देरी से शुरू हुआ है। उस हिसाब से जो लिंगदोह कमेटी की रिकमेंडेशन के 6 से 8 हफ्ते में चुनाव होने हैं। और सुनील बोरा हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे, अभी तक जो है वो विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं हुए हैं, छात्र संघ चुनाव होने थे, ऐसे में जो सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में उसमें क्या कहा गया है?
तो संपर्क यहाँ पर टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार ये मांग छात्र संघ कर रहे हैं कि चुनाव कराया जाए। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, समय निकल चुका है, ऐसा हवाला सरकार द्वारा दिया गया है कि अब समय नहीं है चुनाव कराने का, चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार छात्र संघ मांग पे अड़े हुए हैं और इसी के साथ हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, जहाँ पर सुनवाई हुई है छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर, और उसमें 2 हफ्ते के अंदर जवाब जो है वो सरकार से मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है और 18 दिसंबर की तारीख जो है वो अगली सुनवाई के लिए तय की गई है। तो अब सरकार के तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाना है कि आखिर इसमें स्थिति क्या है, क्या वाकई छात्र संघ चुनाव कराने के लिए समय नहीं है या फिर कोई विकल्प ढूंढा जा सकता है। ये तमाम जवाब जो है वो कोर्ट को देने होंगे सरकार द्वारा। ऐसे में इसी बीच जो है वो छात्र संघ जो है वो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। सुनील बोरा हमारे संवाददाता एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी, सुनवाई के दौरान जो गैद है वो सरकार के पाले में डाल दी गई है और अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे जो सरकार जो जवाब देती है कि किस तरीके से इलेक्शन कराए जा रहे हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करेगी। जी सुनील, जो याचिका दायर की गई है इसे लेकर, उसमें क्या कुछ कहा गया है? इसमें याचिका में ये कहा गया है कि जो लिंग 2 के तहत एडमिशन खत्म हो जाने के बाद 8 हफ्ते तक भीतर इलेक्शन करा देने चाहिए। लेकिन देखने में यह है अक्टूबर माह तक जो एडमिशन हो रहे थे उसके होने के चलते जो ये जो इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं वो गलत है। जी 18 तारीख की जो है अगली सुनवाई रखी गई है। बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने बुधवार के दिन अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर नगर निकाय चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विधायक कापड़ी ने कहा कि प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल पिछले दिसंबर ही खत्म हो चुका था, लेकिन कोर्ट ने सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने को कहा था। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बीते 1 साल से नगर निकाय चुनाव को रोककर 11 नगर निगमों, 41 नगर पालिकाओं और 50 नगर पंचायतों के विकास के कामों को रोकने का काम किया है। नगर निकाय का जब गठन होता है उसी दिन आने वाले 5 वर्षों बाद जो चुनाव होना है उसका तय हो जाता है और सरकार 5 वर्ष पहले जो तिथि तय थी उस तिथि पर चुनाव नहीं करवा पाई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही है, कुछ न कुछ बहाने दे रही है और 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के चुनाव को 1 वर्ष देर कर। इसका लगभग 1000 करोड़ का बजट है जिससे जनहित के कार्य होते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में लोगों को रोज के काम पड़ते हैं। किसी का जो है कि परिवार रजिस्टर है, किसी के यहाँ साफ सफाई का मामला है, कहीं पे कूड़े के ढेर हो गए, कहीं बिजली के स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, तो कुछ न कुछ किसी के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, तो लगते हैं लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से प्रदेश में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का सफल संचालन किया जा रहा है। इसी के चलते बुधवार को चंपावत के जिला युवा कल्याण अधिकारी के दिशा निर्देश पर लोहाघाट के युवा भवन में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि, पूर्व युवा कल्याण अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि चांद बोरा ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को उभारने के लिए खेल महाकुंभ सरकार की बेहतरीन कोशिश है। इसमें हमारे युवा जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर दिखाया गया है
और बहुत खुशी की बात है कि मैं जो है शुभकामना देता हूँ अपने छोटे बच्चों को और साथियों को कि आगे बढ़ने का उनको एक ये मौका मिला है अपनी प्रतिभाओं को दिखाकर यहाँ पर काफ़ी आगे तक जाने के लिए और अपने यहाँ पर जो है प्रतियोगिताओं को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पर दिया गया है। के अंतर्गत पूरे जनपद में 16 प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और मलखम्ब और मुर्गा झपट, बॉक्सिंग, ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई। आज जैसा कि आज अंतिम दिवस पर कराटे प्रतियोगिता लोहाघाट के युवा भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से विजयी प्रतिभागियों को विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रथम पुरस्कार स्वरूप 800 रुपया, 600 रुपया और 400 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रतिभागियों के खातों में दिया जाएगा। प्रोत्साहन मिलती है और आज कराटे का खेल महाकुंभ है। पिछले बार भी मैंने खेला था और मेरा राज्य स्तरीय में मेडल था और इस बार भी मैं चाहूँगी कि मैं खेलूँ और मेरा राज्य स्तर में भी मेडल आए। सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना बहुप्रतीक्षित यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के कार्य पर अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि पेयजल निगम की तरफ से बिछाई जा रही इस परियोजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिससे 2023 तक पूरा होना था, लेकिन 2024 खत्म होने को है। ऐसे में अभी तक ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई है, जिससे इस योजना का लाभ शहर की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पेयजल निगम की पानी की लाइन नहीं बिछाई गई है। वहीं कई जगहों पर पाइपलाइन फटने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसा ही एक नज़ारा मॉल रोड पर देखने को मिला, जहां पाइपलाइन फटने की वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यमुना पेयजल योजना है उसका ढिंढोरा तो बहुत पहले पिट गया था कि यमुना का पानी आ गया। आज भले ही यमुना का पानी आ गया, ना तो वो अभी पूरी मसूरी को, समूचे मसूरी को मिल पा रहा है। और जहाँ भी जलगम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, चाहे माल रोड की बात करें, चाहे आउटर साइड की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कार्य की गुणवत्ता है उसमें बहुत कमी है। बीते दिन भी अभी तार गली के पास जो ढलान थी वहाँ भी पूरा पानी धार के रूप में बहता रहा। और आज तो माल रोड पे जो कुल्लड़ी की चढ़ाई है वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी बह रही हो। तो कहीं ना कहीं जो कार्य की गुणवत्ता है वो बिल्कुल ख़राब है। और इसमें जो कंपनी जो काम कर रही है उन्होंने किसी और को ठेका, किसी ने और को सबलेटिंग ठेका। ऋषिकेश में लगातार हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है। कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने बताया कि एमडीडीए लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई करने का दावा तो करता है, कई समय से विभागीय अधिकारी दोहरा मानक अपनाते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग आम आदमी पर कार्रवाई करते हैं और रसूखदारों पर कार्रवाई करने से डरते हैं। शहर में काफ़ी समय से अवैध निर्माण चल रहे हैं, जिसके लिए लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि अवैध निर्माणों पर जांच की जाए और जो अवैध निर्माण है उनकी लगातार सील किए जाए। लेकिन ऋषिकेश एमडीडी कार्यालय इतना भ्रष्ट हो चुका है, लगातार लोगों से पैसे लेकर, जो पैसे वाले लोग उनसे पैसे लेके काम करने के लिए आगे बढ़ा देता है, उनका बिना मानचित्र पास किए आगे काम करने के लिए उनको अनुमति देता है। लेकिन जो लोग अपने रहने के लिए, अपने घर के लिए लोग अपना घर बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम एमडीडी कार्यालय कर रहा है। जो लोग अपार्टमेंटल के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से, फ्लैट वाइज बना रहे हैं जो लोग बिल्डिंग, उनको ये लोग तुरंत काम करने के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं शहर के क्षेत्रीय विधायक भी इन्वॉल्व हैं। बढ़ते आगे लक्सर से खबर है, जहां दर्दनाक और भयानक सड़क हादसों के कारण हो रही मौतों का बढ़ता ग्राफ देखकर पुलिस और प्रशासन के कई वहीं रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और एआरटीओ की टीम ने क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और वाहनों का चालान किया। इस दौरान एआरटीओ निर्मला आर्य ने वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज चेक किए। चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार चालक के दस्तावेज पूरे नहीं होने पर कार को सीज कर दिया गया। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद का कहना है कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज के डेट में प्रशासन, एआरटीओ
तथा पुलिस विभाग जो है, हम तीनों की जॉइंट जो है चेकिंग की जा रही थी, क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि कोई भी दुर्घटना जो है नहीं हो हमारे क्षेत्रों में। तो इस कारण जो है हमने ओवरलोडिंग तथा बाकी भी डीएल की जो प्रक्रिया होती है, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की फिटनेस, इन सभी चीज़ों को लेके जो है चलाया गया था आज। तो उसमें कई लोग जो हैं, कई अनियमितताएं पाई गई। एक गाड़ी को सीज भी किया गया तथा करीब लगभग जो है 20 लोगों के चालान भी किए गए, जिन हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह ने लक्सर पहुंचकर कोतवाली परिसर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भौतिक और मानव संसाधनों समेत शस्त्रों के रखरखाव की समीक्षा की, साथ ही उनके संचालन में निपुणता को भी परखा। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक निरीक्षण और समीक्षा के दौरान उन्होंने विवेचनाओं की प्रगति और उनके निस्तारण को लेकर पुलिस अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज यहाँ कोतवाली लक्सर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें थाने पर उपलब्ध जो भी संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, अस्त्र शस्त्र हो, उनके रखरखाव, उनके कार्यकरण, उनकी जो भी स्थितियां हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो उन अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कितने निपुण हैं, निरंतर उनका अभ्यास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी चीजों की समीक्षा और परीक्षण का किया जा रहा है। साथ ही थाने पे के जो भवन हैं, कार्यालय हैं, उन सभी के रखरखाव और जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी वर्तमान में कार्य चल रहे हैं और जो भविष्य में प्रस्तावित हैं, उन सभी के बारे में जानकारी